हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कुल 180 प्रश्न दिए गए हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत कुल 101 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन के और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भारत में पशुपालन तथा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का भी प्रचलन मिलता है उन्हें ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां कहा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे तथा इन मृद भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई की जाती थी तथा निचले हिस्से को काले रंग से रंगा जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो ये आध ऐतिहासिक काल में पड़ता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले के कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है तथा ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। और सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल को। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित था तथा इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी पहली खुदाई SR राव ने की थी और लोथल से ही गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो लोथल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। तो ये नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है तथा इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया के द्वारा 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, कुषाण काल में गांधार तथा मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ था। वहीं VS अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। वहीं कई अन्य विद्वानों के अनुसार महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को दिया जाता है। अतः यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में बनी थी। नेक्स्ट है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था और उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें वृहद शिलालेख में मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, VA स्मिथ। RD बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने की थी। KN दीक्षित, इन्होंने भी इस सभ्यता के खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं MS वत्स
ये हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे हैं। वहीं वी.ए. स्मिथ ये हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट तथा इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं और इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ नवपाषाण कालीन स्थल है और दूसरी तरफ इन नवपाषाण कालीन स्थलों के स्थान है। उतनूर तो इसका हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद तो चिरांद ये बिहार में स्थित है, गुफकराल इसका कश्मीर हो जाएगा तथा पय्यमपल्ली इसका तमिलनाडु हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 4 2 1। नेक्स्ट है यहाँ पर भी मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ महाजनपदों की राजधानियां हैं। मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी, अंग की राजधानी चंपा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी तथा वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, अंग की राजधानी चंपा थी, गांधार की राजधानी तक्षशिला थी तथा वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुष्णी यानी के रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राग युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी यानी के वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था और इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल ये गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था तथा अनर्त ये महाभारत में वर्णित प्राचीन भारत में वैदिक कालीन एक साम्राज्य था। नेक्स्ट है दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रुद्रदामन ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है तथा इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त कला। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वा किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। नेक्स्ट है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। वहीं ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और इस पे पर नामाकृत देवता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है तथा इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ है तथा इस दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वैशेषिक। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली जिले के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी और पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। नेक्स्ट है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो पावापुरी में हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान में हुई थी। नेक्स्ट है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा भगवान महावीर की पुत्री का विवाह जमाली से हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता मानते हुए उनके मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। और चतुर्थ बौद्ध संगति में
बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये पहला उपदेश दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा ये था और इसे 4 आर्य सत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में मल्ल राज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा बौद्ध ग्रंथों में महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है और त्रिपिटक में शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं, विनय पिटक में संघ से संबंधित नियम दिए गए हैं, वहीं अभिधम्म पिटक ये बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, और इन्हीं तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है तथा गौतम बुद्ध निर्वाण के लिए कठोर साधन एवं कायाकलेश में विश्वास नहीं करते थे और इसके विपरीत महावीर स्वामी ने कैवल्य प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। नेक्स्ट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है? तो बिहार राज्य के पर्यटन विभाग की वेबसाइट में इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है और तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आजीवकों ने। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर गुफा आदि गुफाएं प्रमुख हैं। वहीं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मक्खली गोशाल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मक्खली गोशाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है ताम्रपाषाण युगीन स्थल तथा ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां। आहार तो इसका हो जाएगा बनास नदी, कायथा इसका हो जाएगा काली सिंध नदी, स्वालदा इसका हो जाएगा ताप्ती नदी और मालवा इसका हो जाएगा नर्मदा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा या प्रथम जैन संगति का आयोजन 4th शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो उदयन ने की थी और ये हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था तथा लिच्छवी ये वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। नेक्स्ट है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज थी। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था और बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंद प्रधोत के इलाज के लिए भी भेजा था। नेक्स्ट है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम हर्यक वंश था। मगध के शासक अजात शत्रु ने अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। वहीं अजात शत्रु की भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। नेक्स्ट है, सैंड्रो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो विलियम जोन्स ने की है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान
मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की है। वहीं एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट है, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्तिकेय। कालिदास के संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है, जो तारकासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लेता है। और भगवान शिव तथा पार्वती के पुत्र का अन्य नाम कार्तिकेय और स्कंद भी है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। नेक्स्ट है, सुमेलित करें। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक। वृहत संहिता की रचना वराहमिहिर ने की थी। मूषिका मशा की रचना अतुला ने की थी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हन है और विक्रमांक देव चरित्र इसके लेखक विल्हन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज दूत था। तो सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। नेक्स्ट है, अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था तथा इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जूनागढ़। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इसमें रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं और यह अभिलेख संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। नेक्स्ट है, कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया है? तो कैलाशनाथ मंदिर पल्लव वंश ने तमिलनाडु में बनवाया है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण पल्लव के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। कौटिल्य, तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। पाणिनि की प्रमुख रचना अष्टाध्याय है। कामंदक की पुस्तक नीतिसार है और कुमार संभवम ये कालिदास की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो खारवेल का। ओडिशा स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से खारवेल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल का जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था और हाथी गुम्फा अभिलेख ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसका संबंध महामेघवाहन वंश या चेदी वंश से था। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इसलिए इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से प्रभावित होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है और समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में 422 ईस्वी में हुआ था तथा स्कंदगुप्त ने इसमें हुणों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि। बंजर भूमि को खील कहते थे। कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो सुंगयुन ने 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तथा इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, होनसांग ने। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री होनसांग भारत आया था तथा उसने भारत यात्रा के ऊपर अपनी यात्रा वृतांत सी यूकी की रचना की है। नेक्स्ट है, कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो राजतरंगिणी है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार में अवस्थित था। ओदंतपुर
जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था और यह बिहार राज्य में अवस्थित था और इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने की थी। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्नदेव था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्नदेव था तथा नान्नदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। वहीं कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक हरि सिंह था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। नेक्स्ट है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कश्मीर में आयोजित की गई थी। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी और ये बौद्ध धर्म की चौथी तथा अंतिम संगति थी और इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी और इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो राजगिरी में। प्रथम बौद्ध महासभा या प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, उसको सुमेलित करना है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इसका बोधगया हो जाएगा। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बुद्ध की मृत्यु मल्ल गणराज्य में कुशीनगर में हुई थी और इसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4। नेक्स्ट है बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट है बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोधगया में 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया था, किंतु वर्तमान में इसका स्वरूप 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था और इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त हो गया था और महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया है तथा उनकी पूजा की जाने लगी और इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। तो बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में थी। वज्जी जो है वो 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे और प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिच्छवियों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। वहीं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन वहां पर इसके नाम कुछ अलग हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था और उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी तथा इसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर है।
दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। पहला कथन है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और कारण है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। पूछ रहा है कि उपरोक्त दोनों वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन ए और आर सही है, परंतु कथन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप नालंदा महाविहार का पतन हो गया और बंगाल के पाल शासकों के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। नेक्स्ट है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष राजा बिंबिसार के समय लगभग 544 से 592 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र और गिरिव्रज या राजगिरी दोनों थी। ए और सी दोनों सही है। नेक्स्ट है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज या राजगिरी थी। ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया था तथा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य तथा चाणक्य ने मिलकर की थी और उसके बाद मगध पर मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ था और मौर्य वंश के बाद फिर शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाख दत्त। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनानंद। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो ये मुख्यतः लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः लकड़ी का बना था और पटना के कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे और इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। जैन एवं तमिल साक्ष्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि होती है। नेक्स्ट है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था और द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सतीपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर हर जगह था। नेक्स्ट है अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में मोगली पोत्तिस की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी और ये तीसरी बौद्ध सभा थी। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा इनकी लिपि ब्राह्मी नहीं बल्कि खरोष्ठी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। अशोक का धम्म एक नैतिक संहिता थी और अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपासी नवे बहु के आने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे चौ, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक का धम्म इसका मूल संदेश शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता ये सब इसमें निहित है। नेक्स्ट है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी
भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है और यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। नेक्स्ट है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है और अशोक को पुराणों में अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेखों को पहली बार किनके द्वारा पढ़ा गया था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है और उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के दिल्ली टोपड़ा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है और अर्थशास्त्र ये राजनीति शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है तथा इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो अर्थशास्त्र ये शासन के सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र शामिल है तथा इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। वहीं अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकाम्बरेश्वरार मंदिर। ये कांचीपुरम में स्थित है और यह मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है तथा इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। महापाषाण कालीन प्रागैतिहासिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट है, इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन मितविलास प्रहसन। कृष्ण देव राय, इनका हो जाएगा अमुक्त माल्यदा सम्रांगन सूत्रधार, इसकी रचना राजा भोज ने की थी और मानसोल्लास, इसकी रचना सोमेश्वर तृतीय ने की थी। नेक्स्ट है, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीक रोमन पेरिपल्स है तथा इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनजान नाविक ने लिखा था। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा और इसमें भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है तथा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है तथा इसमें मेगास्थनीज पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम उदयन ने अपनी राजधानी बनाया था। तो कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विम कटफिसेस ने। कुषाण शासकों के द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था और कुषाण शासक विम कटफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय में फली फूली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुषाणों के समय में। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था, गांधार शैली और मथुरा शैली, तथा दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया था और गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। नेक्स्ट है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी तथा इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, प्रधोत कहाँ का राजा था?
इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अवंती। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था और उत्तर अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। नेक्स्ट है हून राजा तोड़मान किस औलिकर राजा के द्वारा पराजित किया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रकाश वर्मन। हून राजा तोड़मान औलिकर राजा प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो कि 11वीं सदी के आरंभ में बनवाया गया था और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था और इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और यह मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है और इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। नेक्स्ट है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कण्व वंश ने। शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति को उसके अमात्य वसुदेव ने षड्यंत्र के माध्यम से मार डाला तथा वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व नाम से जाना जाता है और शुंगों के समान ही यह भी ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट है राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हाथी गुम्फा लेख के साथ। कलिंग के चेदी शासक खारवेल का नाम हाथी गुम्फा लेख के साथ जुड़ा है। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बनता है लेकिन उसके बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था जहां उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था और पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भरौच था जहां से पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था और इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे यहाँ से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। वहीं गुप्त लेखों में जिन भूमिदान का उल्लेख किया गया है उससे यह भी स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्राहिता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। गुप्त काल में उपज का छठा भाग या षष्ठांश राजा को कर के रूप में देना पड़ता था और गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को भाग अथवा उडक कहा जाता था। नेक्स्ट है भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ था तथा गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने इसी धर्म को अपना राजधर्म बनाया था। नेक्स्ट है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। वहीं शूद्रक ये गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला भी गुप्तकालीन नाटककार थे और शौनक ये ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपर्युक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। नेक्स्ट है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। बाणभट्ट की रचना हर्षचरित के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने थानेश्वर में की थी और हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक था। नेक्स्ट है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नालंदा। चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था तथा इसने
नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और इस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उस समय मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी और अर्थशास्त्र से यह ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कवि बाण निवासी था, तो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट है चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था, तो इत्सिंग ने 675 ईस्वी से 685 ईस्वी तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी और ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शकरादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी और शकरादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, तो नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा नष्ट किया गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था और लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिया था। नेक्स्ट है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय बनाए गए थे और यहाँ के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है और खजुराहो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, तो इसके संस्थापक का नाम धर्मपाल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था तथा इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कदम्ब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांड्य राजाओं का उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरैयूर संगम कालीन चोल राजाओं की राजधानी थी और यह कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, तो इसके लेखक चंद्रबरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। नेक्स्ट है स्वप्नवास वदता के लेखक हैं, तो इसके लेखक भास हैं। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये कालिदास ने लिखा है। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो इसकी रचना भारवी ने की थी और इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट है उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है और इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, तो मिलिंद पन्हो की रचना नागसेन ने की थी। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित की रचना बाण भट्ट ने की है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य की स्थापना
विजयालय ने की थी। नेक्स्ट है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त स्थानीय स्वशासन है तथा उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो इन्हें गोपुरम कहते हैं। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं और इनमें मीनाक्षी मंदिर का गोपुरम सबसे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये बौद्ध धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था। नेक्स्ट है अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम हर्यक वंश था और इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी तथा अजात शत्रु ने हर्यक वंश के संस्थापक और अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे थे तथा उनसे दीक्षा ली थी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी के तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था और तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। नेक्स्ट है दीने इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दीने इलाही 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था और दीने इलाही का प्रमुख पुरोहित अबू फजल था। नेक्स्ट है अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो अष्टप्रधान ये शिवाजी से संबंधित है और अष्टप्रधान में शामिल थे पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने करके शुंग वंश की स्थापना की थी 184 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जाम्भिक ग्राम। महावीर स्वामी को 12 वर्षों के कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्भिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके बाद महावीर केवलिन कहलाए थे। नेक्स्ट है अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग की राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान के भागलपुर तथा मुंगेर जिले में स्थित था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था तथा इनके पिता शुद्धोधन ये शाक्य गण के प्रधान थे, इसलिए गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है और इनकी माता महामाया देवी कोलिय गणराज्य की कन्या थी। नेक्स्ट है कल्हन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कल्हन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है और कल्हन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास लिखा है। नेक्स्ट है अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो कौटिल्य था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौटिल्य यानी के चाणक्य था और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो पृथ्वीराज रासो ये चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सातवाहनों के द्वारा। गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या सातवाहनों के द्वारा जारी की गई थी और सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने की थी और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। नेक्स्ट है अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रोमिला थापर ने। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति के
आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हरिसेन। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है बड़ा बुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भारत जावा कला का। बड़ा बुदूर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला भारत जावा कला का उदाहरण है तथा इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 15 वर्ष। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी पर बैठा था और बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी खारवेल। चेदी वंश के शासक खारवेल ने बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी को विजित किया था। अब हम लोग 38वीं बीपीएससी से 68वीं बीपीएससी तक पूछे गए सभी मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो इसकी राजधानी लाहौर थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो इसे इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। नेक्स्ट है भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई थी और मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 में हांसी इक्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की थी तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर राजधानी ओदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, तो इसका पहला विवरण तबकाते नासरी से प्राप्त हुआ है और तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुस सिराज हैं और ताजुल मासिर ये हसन निजामी की रचना है और तारीखे हिंद ये अल बरूनी की रचना है। नेक्स्ट है नालंदा विहार का विध्वंस किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट है मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत प्रदान की थी और अब सुल्तान सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दारुल इस्लाम का एक भाग बन गया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था और एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक जानी। नेक्स्ट है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में यह शब्द किसने कहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी ने। बलबन के बारे में जियाउद्दीन बर्नी कहता है राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे और बर्नी की मुख्य रचना है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट है भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो कि एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आरपी त्रिपाठी ने मुगलकालीन भारत के किस सम्राट के बारे में यह लिखा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अकबर के बारे में। आरपी त्रिपाठी मुगलकालीन सम्राट अकबर के बारे में यह लिखते हैं कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व एवं पश्चिमी एशिया को एक करना चाहता था, जो कि विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने लिखे हैं?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स के समान प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। और बलबन के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी कि सुल्तान नियाबत खुदाई है। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति बलबन ने अपनाई थी। नेक्स्ट है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। और मलिक मुकद्दिर ने बंगाल के तुगरिल खां के विद्रोह को कुचला था तथा बलबन ने उसे तुगरिल कुश की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो बर्नी ने यह कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। और इसी संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए उसने कहा कि मैं नहीं जानता कि शरीयत में क्या लिखा है, मैं वही करता हूँ जो जनता की भलाई के लिए उचित समझता हूँ। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, दिए गए विकल्पों में से किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया था। वहीं केवल मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा की उपाधि दी थी और इस तरह से उसने खलीफा की सत्ता का विरोध किया था, मुबारक खिलजी ने। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शेर खान। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि वह बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए और साथ ही वह 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम था। तो रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में लिखी गई मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा काव्य पुस्तक पद्मावत है और इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था और उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इतरात और पेंशन तथा वक्फ यानी कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी और इसके परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक इसके शासनकाल में भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करवाया गया था और सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था तथा फिरोज शाह तुगलक ने हक शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया था जो कि पैदावार का 1/10 भाग था। नेक्स्ट है, फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दारुल शफा क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल था। राज्य के खर्च पर फिरोज शाह तुगलक ने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज तुगलक को दासों का बहुत शौक था तथा उसके समय दासों की संख्या 1,80,000 तक पहुंच गई थी और इनकी देखभाल के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो फिरोज तुगलक ने उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक
भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा अब्दुल रज्जाक ने अपनी यात्रा वृत्तांत मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था तथा 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार करके एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है और सिकंदर लोदी ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने की थी और इसकी राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरिहर द्वितीय ने। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा तथा उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी तथा हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। नेक्स्ट है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था और इस युद्ध में कुतुबशाही सेना पराजित हुई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर आदि। और भूमि के उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था जिसे शिष्ट कहते थे, शिष्ट। तथा केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावणे कहा जाता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो ये हम्पी में मिलता है। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। तो ये विभाग रक्षा विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज या दीवाने अर्ज इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी और ये सैन्य विभाग था। नेक्स्ट है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी और रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू था। नेक्स्ट है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ये मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी और इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करते हैं, जबकि खुम्स ये लूट का धन होता था जो कि युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। खराज जो है वो कृषि पर लगाए जाने वाला कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, वहीं उस्र ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में परिवर्तन किए थे तथा उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था तथा मोहम्मद बिन तुगलक इसके काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन खिलजी की भांति 50% की गई थी। नेक्स्ट है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया ने प्रारंभ किया था और इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे तथा धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। नेक्स्ट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था और इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया था और इसी ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जबावित का संबंध किससे था? तो जबावित
ये राज्य कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है सल्तनत काल में सिक्के टका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। टका जो है वो चांदी का था, शशगनी ये भी चांदी का था और जीतल ये तांबा का था। तथा चांदी का टका और तांबे का जीतल ये दोनों इल्तुतमिश ने प्रचलित किया था, वहीं शशगनी इसे फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। नेक्स्ट है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12वीं शताब्दी। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है तबकाते नासरी का लेखक कौन था? तो तबकाते नासरी ये मिनहाजुस सिराज की रचना है। तबकाते नासरी मिनहाजुस सिराज की रचना है। नेक्स्ट है सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुने और समझ सकें, और इसी कारण से क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1178 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया था और इस समय गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय था तथा उसने अपने भाई भीम द्वितीय को सेनापति बनाकर भेजा तथा भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था और ये भारत में मोहम्मद गौरी की पहली हार थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस युद्ध में विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू तथा अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था और इसमें अकबर की सेना विजयी रही। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध ये अकबर तथा हेमू के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गांव के सरपंच। दिल्ली सल्तनत के दौरान खूत या मुकद्दम या चौधरी नामक शब्द गांव के सरपंच के लिए उपयोग में लाए जाते थे, जो सल्तनत के लिए राजस्व एकत्र करने का भी काम करते थे। नेक्स्ट है तबकाते अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी तथा मुगलकालीन इतिहास को जानने में इस साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य में तुलुव वंश का शासक था और इसने अपनी माता नागालंबा के नाम पर नागालंबपुरम, जिसे वर्तमान में नागालपुरम कहा जाता है, नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी और ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया था तथा होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। नेक्स्ट है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? तो इसका नाम रिहला है। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को प्रांत का रहने वाला था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दिल्ली आया था और इसने अपनी यात्रा वृतांत अरबी भाषा में रिहला नाम से लिखा है, रिहला या रेहला। नेक्स्ट है फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का कौन सा प्रवेश द्वार बनता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिणी। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार बनता है और फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान से शेख निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था तथा ये कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए थे और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, किंतु जब निजामुद्दीन औलिया को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वो अजोधन चले गए थे। और दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया, मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा
तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। और निजामुद्दीन औलिया ये महबूबे इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध है और निजामुद्दीन औलिया का संबंध सूफियों के चिश्ती संप्रदाय से है। नेक्स्ट है 12 मासा की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी तथा मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाओं में पद्मावत इसका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत का युद्ध अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था और इसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार 1532 ईस्वी में आक्रमण किया था तथा इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा इसके अतिरिक्त हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कलिंजर पर आक्रमण किया था और फिर 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी जो कि फारसी भाषा में है। नेक्स्ट है हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला है देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध ये 1532 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को इस युद्ध में हुमायूं ने परास्त किया था। नेक्स्ट है चौसा। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था और इसमें हुमायूं को पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है कन्नौज। तो कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था और इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं और इस युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट है सरहिंद का युद्ध। तो ये 1555 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध ने हुमायूं को पुनः एक बार उसका खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी तथा 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की थी तथा अपने नाम का खुतवा पढ़वाया था और सिक्का चलवाया था। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और कलिंजर युद्ध 1545 के दौरान घायल हो जाने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर ने। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयास किया था तथा अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो 1576 ईस्वी में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिला लिया था तथा 1580 ईस्वी में अकबर ने बिहार को प्रांत का दर्जा दिया था। नेक्स्ट है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में। लंदन में कुछ व्यापारियों ने पूर्व के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया था तथा इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था तथा इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। नेक्स्ट है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आइन ए अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी और यह अकबरनामा के 3 भागों में से एक है और इसमें अकबर कालीन शासन व्यवस्था का आधिकारिक वृत्तांत है।
नेक्स्ट है एतमातुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। एतमातुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था तथा पहली बार पितरादुरा शैली का प्रयोग इसी में किया गया था। नेक्स्ट है परचिनकारी या पितराद्युरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। और भारत में पितराद्युरा नामक जराऊ कार्य सर्वप्रथम एतमातुद्दौला के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट है मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था तथा शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणाली अपनाई थी, नक्श या मुक्तई अथवा कनकूत, दूसरा नगदी अथवा जब्ती तथा तीसरा गल्ला बख्शी या बटाई। वहीं बटाई की 3 प्रकार होती थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो कि उसके पुस्तकालय से जुड़ा था। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका सही उत्तर ऑप्शन बी माना है। नेक्स्ट है दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था और इसमें सर्वप्रथम दास्ताने अमीर हमजा है तथा यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले मीर सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इस प्रकार इसका सही उत्तर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर के। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था। नेक्स्ट है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर के। दसवंत और बसावन अकबरकालीन चित्रकार थे। नेक्स्ट है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट है जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसे निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये जहांगीर के द्वारा शुरू की गई थी। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी तथा इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। 2 अस्पा इसका मतलब है इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे तथा सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। नेक्स्ट है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष की जड़ थी क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण कार्य 1639 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा 9 साल में पूर्ण हुआ था तथा इस किले के पश्चिम के द्वार को लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिणी द्वार को दिल्ली दरवाजा कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए.एल. श्रीवास्तव ने। ए.एल. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है औरंगजेब के द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दारुल इस्लाम। नेक्स्ट है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे तथा इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में
मुहतसिब था तो ये लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है, तो इसका मतलब है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मददे माश कहा जाता था। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो मोहम्मद शाह था। शाहजहां के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था और इसी के शासनकाल में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था और नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपए, कई हजार अशर्फियां और 1 करोड़ रुपए का सोना तथा कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन ईरान ले गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी का था और शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य काजी काजी उल कुजात या प्रधान काजी था, वह न्याय विभाग का प्रमुख होता था। नेक्स्ट है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। नेक्स्ट है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच कहाँ युद्ध लड़ा गया था, तो चौसा में लड़ा गया था। चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के बीच हुई थी और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1559 ईस्वी में। मुगल सम्राट अली गौहर ने 1559 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री में राज्याभिषेक किया और अपना नाम शाह आलम द्वितीय रखा तथा इसी समय पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तथा बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था।